आप सभी का महत्वपूर्ण संस्थान एवं संगठन में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण। इसकी स्थापना 20 फरवरी 1997 को हुई थी, जिसका उद्देश्य देश में दूरसंचार के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करना एवं इसे बेहतर बनाना है। TRAI दूरसंचार सेवाओं के लिए टैरिफ के निर्धारण, संशोधन सहित दूरसंचार सेवाओं को नियंत्रित करता है, जो पहले केंद्र सरकार के क्षेत्राधिकार में आता था। इसका उद्देश्य एक स्वच्छ और पारदर्शी वातावरण प्रदान करना है, जिससे कंपनियों के मध्य निष्पक्ष और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो सके, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अब आइए इसकी संरचना के बारे में जानते हैं। इसमें एक अध्यक्ष, 2 पूर्णकालिक सदस्य और 2 अंशकालिक सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति भारत सरकार के द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल अध्यक्ष और अन्य सदस्य 3 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो अपने पद तक बने रहेंगे। अध्यक्ष के पास अधिकतर की शक्तियां होती हैं। वह TRAI की बैठकों की अध्यक्षता करता है। उपाध्यक्ष केंद्र सरकार प्राधिकरण के सदस्यों में से एक को TRAI के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकती है। सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। केंद्र सरकार को TRAI के किसी भी सदस्य को हटाने का अधिकार है यदि वह दिवालिया घोषित किया गया हो, एक ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है जिसमें नैतिक अधमता शामिल है, सदस्य के रूप में कार्य करने में शारीरिक या मानसिक तौर पर अक्षम हो गया हो, अपने पद का दुरुपयोग किया है तथा उनके पद पर बने रहने से जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। अब इसकी बैठकों के बारे में जानते हैं। सभापति को समय समय पर बैठकें आयोजित करने का अधिकार होता है। वह बैठकों की अध्यक्षता करता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करता है। उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में किसी भी सदस्य को बैठक की अध्यक्षता करने के लिए प्राधिकरण से चुना जा सकता है। बैठकों में निर्णय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से लिए जाते हैं। मतों की समानता की स्थिति में अध्यक्ष या बैठक की अध्यक्षता करने वाला सदस्य दूसरा मत या निर्णायक मत देता है। अब इसके कार्यों के बारे में चर्चा करते हैं। पहला कार्य है सिफारिशें करना। TRAI का कार्य निम्नलिखित मामलों पर सिफारिश करना है। पहला, नए सेवा प्रदाता की शुरुआत की आवश्यकता, लाइसेंस के नियमों और शर्तों को पालन न करने पर लाइसेंस का निरसन, प्रतिस्पर्धा को निष्पक्ष बनाने के उपाय और दूरसंचार सेवाओं के संचालन में दक्षता को बढ़ावा देना ताकि उनके विकास को सुगम बनाया जा सके, सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में तकनीकी सुधार। दूसरा है जिम्मेदारियों का निर्वहन। TRAI निम्नलिखित कार्यों के निर्वहन के लिए जिम्मेदार है। लाइसेंस के नियमों और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना, विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच तकनीकी अनुकूलता और प्रभावी अंतर संबंध सुनिश्चित करना, सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता के मानकों को निर्धारित करना, सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और ऐसी सेवाओं का आवधिक सर्वेक्षण करना, समय समय पर आधिकारिक तौर पर उन दरों को अधिसूचित करना जिन पर भारत और भारत के बाहर दूर संचार सेवाएं TRAI अधिनियम 1997 के तहत की जाएंगी। अब इसकी गैर बाध्यकारी सिफारिशों के बारे में देखते हैं। TRAI की सिफारिशें केंद्र सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती हैं। यदि वह केंद्र सरकार TRAI के किसी भी सिफारिश को स्वीकार नहीं करती है या सिफारिशों में संशोधन की आवश्यकता है तो उसे पुनर्विचार के लिए प्राधिकरण को वापस भेजती है। TRAI 15 दिनों के भीतर सरकार द्वारा किए गए उस संशोधन पर विचार करने के बाद केंद्र सरकार को अपनी सिफारिशें भेजता है। अब इसकी शक्तियों के बारे में देखते हैं। सूचना प्रस्तुत करने का आदेश या किसी भी सेवा प्रदाता को अपने मामलों से संबंधित सूचना या स्पष्टीकरण लिखित रूप में प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है, जैसे प्राधिकरण की आवश्यकता हो सकती है। जांच के लिए नियुक्तियां। प्राधिकरण किसी भी सेवा प्रदाता के मामलों में जांच करने के लिए एक या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है। निरीक्षण के लिए आदेश। इसे अपने किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को किसी भी सेवा प्रदाता के खातों या अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण करने का निर्देश देने का अधिकार है। सेवा प्रदाताओं को निर्देश जारी करना। प्राधिकरण के पास सेवा प्रदाताओं को ऐसे निर्देश जारी करने की शक्ति होगी जिससे सेवा प्रदाताओं द्वारा कार्य करने के लिए वह उचित एवं आवश्यक समझे। आइए अब दूरसंचार विवाद निपटान और अपीली न्यायाधिकरण के बारे में जानते हैं। TRAI अधिनियम 1997 में संशोधन। TRAI अधिनियम में वर्ष 2000 में संशोधन किया गया, जिसने TRAI के न्यायिक और विवाद कार्यों को संभालने के लिए एक दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीली न्यायाधिकरण
TDSAT की स्थापना की, जिसका उद्देश्य है TDSAT की स्थापना निम्नलिखित व्यक्ति समूह कंपनियों के बीच किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए की गई थी। पहला है लाइसेंस जारीकर्ता और लाइसेंसधारी, दो या दो से अधिक सेवा प्रदाता और उपभोक्ता का एक समूह TRI के किसी भी निर्देश, निर्णय या आदेश के खिलाफ अपीलों को सुनने और निपटाने के लिए भी इसकी स्थापना की गई। अब इसकी संरचना के बारे में देखते हैं। TDSAT में एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होते हैं, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। सदस्यों का चयन भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। अब इसके पात्रता के बारे में देखते हैं। अध्यक्ष, कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि वह सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश या न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ना हो या रहा हो। अन्य सदस्य इसके क्या हैं? उन्होंने भारत सरकार के सचिव का पद या केंद्र राज्य सरकार में किसी समकक्ष पद पर कार्य किया हो। पद की अवधि क्या होती है? TDSAT का अध्यक्ष और अन्य सदस्य अधिकतम 4 वर्ष या 70 वर्ष अध्यक्ष के लिए जो पहले हो की अवधि के लिए पद धारण करेंगे। अध्यक्ष के अलावा अन्य सदस्यों के मामलों में अधिकतम आयु 65 वर्ष है। सदस्यों को हटाना, ट्रिब्यूनल के किसी भी सदस्य को हटाने की शर्त वही है जो TRAI की है। अब इसके अधिकार क्षेत्र के बारे में देखते हैं। दीवानी अदालतों के पास ऐसे किसी भी मामलों पर सुनवाई करने का अधिकार नहीं है जिसकी सुनवाई करने का अधिकार TDSAT को है। TDSAT द्वारा पारित एक आदेश दीवानी न्यायालय के डिग्री के रूप में निष्पादन योग्य है। ट्रिब्यूनल के पास सिविल कोर्ट की भी शक्तियां हैं। यह नागरिक प्रक्रिया संहिता द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं है, बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है। ट्रिब्यूनल के पास अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्तियां हैं। अब इसके लिए दंड क्या है? TDSAT के अधिकार क्षेत्र में आने वाले अपराधों के लिए दंड TRAI के समान ही है।